अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू रौनक इफ्तार। मैं हूं आपकी होस्ट शेफ़ शाय और मेरी जानिब से आपको चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, आज मुझे एक ख़बर मिली सुबह सुबह कि कराची में हीट वेव एक बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो 50 और 55 डिग्री के बीच में रहेगा। और ख़ास तौर से ताकीद की गई है कि सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप अपने आप को धूप से बचाएं, ताकि खुदा न खास्ता आपको हीट स्ट्रोक या इस तरह की कोई शिकायत ना हो जाए। तो अपना बहुत ख़्याल रखें। और वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सहर और इफ़्तार के दौरान आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और इफ़्तारी से सहरी के वक्त तक आपको काफ़ी पानी पीना चाहिए। कम से कम 8 गिलास तो आप पानी पिएँ, शरबत और दूध के अलावा। और जनाब, आज हमारे शो में बहुत सारी वैसे तो चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो पहला सेक्शन होता है और वो होता है इफ़्तार अराउंड द वर्ल्ड। उसमें मैं आपको लेके कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे आप देखें, अगर ये अफ्रीका है और यहाँ पे एक मुल्क है जिसका नाम है मराकश। और दुनिया भर में इफ़्तार मनाया जाता है, रमज़ान में स्पेशल सहरियाँ होती हैं। तो मैंने इस बार सोचा कि शो में आपके लिए कुछ ऐसे इफ़्तार और सहर की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं जो कि हैं तो दूसरे इस्लामी ममालिक की, लेकिन बन जाती हैं बहुत आसानी से। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपी सेलेक्ट करूं जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको आराम से मिल जाएं, और वो वही चीज़ें होती हैं जो आप घर में बनाते हैं। हम पाकिस्तान में डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, दूसरे इस्लामी ममालिक हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंटली बनती हैं, लेकिन मैंने कोशिश की कि सारी वो स्पाइसी और मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ होनी चाहिए। तो मराकश जो है एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, और मुझे याद है एक ज़माने में मैं बहुत जाया करती थी यहाँ पे। और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है कैसाब्लांका। तो कैसाब्लांका में मुझे याद है कि सर्दी बहुत होती थी, और जिस होटल में मैं ठहरती थी उसके सामने एक बड़ी सी मार्केट थी, और मार्केट के बाहर छोटी छोटी रेहड़ियाँ होती थी जिसमें बड़े बड़े से बोल्स होते थे, और बोल्स के अंदर कुछ पक रहा होता था। जब मैंने देखा तो वो छोटी छोटी सीपियाँ, जैसे क्लैम्स होते हैं या मसल्स होते हैं, उस तरह की चीज़ होती थी। वो सीपी का एक सूप बनाते थे वो, और वो लोग आ रहे होते थे, कोट उन्होंने पहने होते थे और सर्दी सबको लग रही होती थी, और वो मज़ेदार सा सूप वो पिया करते थे। अच्छा, वहाँ पे अगर आप देखें तो मोरक्को पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है। अगर आप उसके बनने का देखें, 1956 में वो बना था, तो हमसे तकरीबन 9 साल यंग हो गया, लेकिन तरक्की वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो उसकी एक सिचुएशन है, अगर जोग्राफ़ी अगर आप देखें तो उसके साथ 2 समंदर टच हो रहे हैं, तो वहाँ पे सी फूड भी बहुत होता है, वहाँ पे फ्रेश फ्रूट भी बहुत होता है, और वहाँ के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। सबसे मशहूर जो वहाँ की ताजीन मशहूर है, और ताजीन जो है वो जैसे हम मिट्टी की हांडी में खाना बनाते हैं, वो ताजीन होती है। उनकी एक मिट्टी की प्लेट होती है, और उसके ऊपर एक कॉनिकल सा लिड होता है, वो भी मिट्टी का बना हुआ होता है। और उसके अंदर जो है वो कभी लैम्ब बनाते हैं, कभी उसके अंदर बीफ विद वेजिटेबल होता है। और जो एक ख़ास चीज़ है, हम पाकिस्तान में चावल खाते हैं, हर चीज़ के साथ हम चावल ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे कुसकुस, एक जैसे सूजी है, सूजी से ज़रा बड़ा ग्रेन होता है, पास्ता होता है कुसकुस के नाम से, वो वहाँ पे बनाया जाता है। और उसको वो दुम्बे के गोश्त के साथ और बीफ के साथ और वेजिटेबल्स के साथ खाते हैं। और जो उनके स्पाइसेस हैं, अगर वो आप देखें तो उसमें वही है, लाल मिर्च भी है, और उसके अलावा क्यूमन पाउडर जो होता है वो भी है उसके अंदर, और ज़ाफ़रान का वहाँ बहुत इस्तेमाल होता है। मोरक्को में ज़ुबान जो बोली जाती है वो फ़्रेंच और अरबिक बोली जाती है। इस्लामी मुल्क है, और ये उन चंद मुल्कों में से है जहाँ पे इस्लाम का आगाज़ जो है वो बहुत जल्दी हो गया था, और फिर दुनिया में इस्लाम फैल गया। तो मोरक्को की आपको सैर कराएंगे, और वहाँ का एक बहुत ही लजीज़ सी डिश है जिसका नाम है हरीरा। आज मैं बना रही हूँ हरीरा, और उसके साथ वही चटपटी मज़ेदार सी चटनी होती है, वो भी मैं बनाऊंगी। चटनी में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये तो जब हमारा चटनी का सेगमेंट आएगा तो फिर आप देखेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रमज़ान हो या आम हालात हों, क्या आप लोगों से वही सलूक करते हैं जिनकी आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो आपसे करें। अगर कुछ लोग आपसे खुश अखलाक़ी से बात करते हैं, तो क्या आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं। और एक ख़ास बात जो मैंने नोट की है वो ये कि जैसे आजकल गर्मी का ज़माना है, कचरा एक दिन भी हमारे घर में रह जाता है तो उसमें से ताफ़ुन बदबू उठना शुरू हो जाती है, और हमारा दिल चाहता है कि जल्दी से खाकरोब आए, सैनिटेशन वर्कर्स आएँ, हमारा कचरा लेके जाएं। लेकिन क्या हम उनसे वो प्यार मोहब्बत का सलूक करते हैं कि जिसके लिए वो इतना बड़ा हमारा काम करते हैं कि हमारे घर में से वो कचरा हर रोज़ जमा करके जाते हैं। आप सोचें कि अगर हमारे घर में वो कचरा चंद दिन पड़ा रह जाए तो कितनी बदबू होगी। और अगर ये काम करने वाले
ना हों तो क्या हम अपने घर को मैनेज कर पाएंगे? क्या हम वो ख़ुद कचरा ले जाके कूड़े में फेंकेंगे? तो ये चीज़ बहुत गौर तलब है। तो इस रमज़ान मैं ख़ुद भी ये करूँगी और आप भी ये करें और थ्रू आउट द ईयर इसको जारी रखें, इस प्रैक्टिस को, कि आप इन लोगों का रमज़ान में भी बहुत ख़्याल रखें, इनका आप ईद पे भी बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि ये लोग आपके लिए एक बहुत बड़ी सर्विस करते हैं जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते, बट इट्स अ बिग थिंग। और हमेशा की तरह प्रोग्राम में आज हमारा सेगमेंट होगा तिब्बे नबवी का, उसमें आप अपने सवालात हमें ज़रूर दीजिएगा। और ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इससे मुतालिक कोई भी सवालात हों आप हमें लाइव कॉल करें। अभी मैं जा रही हूँ एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो चटपटी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी, आपका साथ होगा और खूब लगेगी गपशप। तो हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक दोस्तों, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और ब्रेक पे हम बात कर रहे थे खानों की, मज़ेदार डिशेस की, और हमने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं बहुत ही अच्छी सी डिश। किस मुल्क की है, क्या आपको याद है? अच्छा, ये आपका थोड़ा सा नॉलेज का भी टेस्ट है। मेरे पास एक गिफ्ट हैम्पर है जो रूह अफ़ज़ा ने हमारे लिए भेजा है और ये मैं आपको देना चाहूँगी। अगर कोई मुझे बता दे कि आज की जो डिश है जिसका नाम है हरीरा, वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ है। अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया तो होपफुली आपको याद होगा कि किसका मैंने ज़िक्र किया था। खजीना की कॉल है, चलें उन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खजीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ़? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी कहिए। आपके साथ जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी आपकी कुकिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अभी तो मज़ीद बेहतर, बहुत अच्छी हो गई है। हमें घर बैठे इतना कुछ आप लोग सिखा देते हैं कि बस कुछ ना पूछें कि घर वाले फिर हमारे फरमाइशी करते रहते हैं। आई नो। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। आप मुझे बताएं कि अभी अभी मैंने जिस डिश का जिक्र किया हरीरा सूप का, आप मुझे बता सकती हैं किस मुल्क से इसका ताल्लुक़ है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों ने? ऑप्शन चले मैं दे देती हूँ आपको। क्या इसका ताल्लुक़ मिस्र से है, क्या इसका ताल्लुक़ उर्दन से है, या इसका ताल्लुक़ मोरक्को से है? मेरे ख्याल से तो उर्दन है। इसका मतलब है कि शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका मतलब है कि इन्होंने गौर से अभी शायद ओपनिंग उनसे मिस हो गई है। चलें आप लोग मुझे बताएं कॉल करके, उस वक्त तक मैं आपको बता देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है मटन, और ये बोनलेस मटन है मेरे पास, जिसकी मैं छोटी छोटी बोटियाँ की हैं, जैसे हार्ट का कुटा हुआ कीमा होता है ना, बस उससे थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे। तो इसमें मटन है, इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो ये चिकपीस रखे हुए हैं, यहाँ पे बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं, वो जाएगा इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट, जो मैंने टमाटर फ्रेश टमाटर होते हैं उनको प्योरे कर लिया, उसको क्या प्योरे बना लिया उसका। उसके अलावा इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मसूर की दाल भिगो के रखी हुई है, प्याज इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर लहसुन जाएगा, लेमन जूस जाएगा, पेपरिका पाउडर ले लें आप, या अगर वो ना मिले तो आप फिर लाल मिर्चों का पाउडर ले लें, उससे थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा। हल्दी भी इसके अंदर जाएगी, इसमें थोड़ा सा असली घी, बटर, जो भी आपकी प्रेफरेंस है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं झटपट काम शुरू करूँगी। अच्छा, यहाँ पे कढ़ाई जो है हमारी ये हो रही है गरम, तो इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं कहती हूँ कि कम खाएं मगर अच्छा खाएं, तो मैं बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बटर में जैसे कल आगा साहब भी बता रहे थे कि इतनी कैलोरीज़ नहीं होती हैं जितना हम सोचते हैं, और अगर हम सब कुछ खाना पीना बंद कर दें कि शुगर नहीं खाएंगे, बटर नहीं खाएंगे, तो फिर वो जान कैसे आएगी। और आपको पता है जान है तो जहान है, वरना हर चीज़ बेजान है। तो यहाँ पे बटर हो गया रेडी। इसमें मैं ये प्याज जो बारीक काट के रखे हुए हैं इनको थोड़ा सा भूनेंगे, और फिर इसमें मैं डालूँगी ये मटन और इसको भी भून लेंगे। अच्छा, मोरक्को में ज़्यादातर ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल होता है, सफ़ेद ज़ीरे का बहुत इस्तेमाल होता है, उसके अलावा पेपरिका पाउडर का बहुत इस्तेमाल होता है। और आज हम एक चटनी बनाएंगे जो मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि उस चटनी का नाम क्या है, लेकिन वो बहुत स्पाइसी, बहुत मज़ेदार चटनी है, वो भी मोरक्को की है। और हमारे साथ कॉलर हैं सीमा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजरा है रोज़ा? गर्मी तो आज बहुत है। हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस ज़रा प्यास का एहसास होता है जी, और आज ड्राई भी बहुत है। आई थिंक वो इतनी मॉइस्चर नहीं है हवा में, है ना? जी जी बिल्कुल। तो बताएं क्या कहना चाहेंगी। और जो मैंने एक सवाल पूछा था कि आज की जो मैं डिश बना रही हूँ वो किस मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, आप बताना पसंद करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, उसका ताल्लुक़ मोरक्को से है। वाह वाह वाह, तालियां हो जाएं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ रूह अफ़ज़ा की जानिब से। बहुत शुक्रिया जी। और आप आज जो डिश बना रही हैं ये तो पाकिस्तान में भी होती है मे बी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में होती है। वो हरीसा होता है जो कि हाँ वो बनता है दलिए से, दलिए और गोश्त से बनता है वो, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरा रोज़ा जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब होने वाला है तो बस इसको हम भून लेंगे। थैंक यू, आपने कॉल किया। और अब भूनते हुए इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा ये मज़ेदार सा पेपरिका पाउडर, या फिर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ी सी जाएगी हल्दी और हल्दी कितना मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब इसको हम भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और हमारे पास रेसिपी कार्ड भी चल रहा है आपके लिए, तो आप रेसिपी कार्ड में अगर कुछ मिस हो जाता है मेरी बात से, आपके को समझ नहीं आती है, तो आप रेसिपी कार्ड से भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कितना अच्छा खूबसूरत कलर हो गया। और इसके साथ फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी भूनते हुए ही ये, जब आपको अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये लगे आपको कि घी ऊपर आ गया। अब मैं हाई हीट पे काम कर रही हूँ तो ये बहुत जल्दी मैं काम कर रही हूँ। हो सकता है घर में आप थोड़ा आराम से बनाएं, ठीक है। मैं तो हमेशा हवा के घोड़े पे सवार होती हूँ तो मेरे ऊपर मत जाइएगा। इसमें हम डाल देंगे ये मसूर की दाल, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, यूजुअली नमक जो है वो आखिर में डाला जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर दाल चीज़ या बीन्स की तरह की चीज़ जो होती है वो अगर आप खाने में नमक साथ ही डाल दें तो फिर उसको गलने में बहुत टाइम लगता है। हमारे साथ एक कॉलर है शाजिया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, बहुत अच्छा शो कर रही हैं, बहुत अच्छी रेसिपीज लेकर आ रही हैं। शुक्रिया। और मैं तो बहुत तारीफ करूंगी आपकी, ये ड्रिंक्स भी बहुत ज़बरदस्त, और मतलब कल का भी जो अफ्तार था वो बहुत अच्छा, मैं तो बनाया भी था आपका चना चाट वाला पूरा अफ्तार में मैंने ना। हाउ नाइस। बहुत अच्छी बना रही हैं आप रेसिपी, और बहुत अच्छे से मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एज अ शेफ के बाद आप एज अ एंकर भी बहुत हिट हो गई हैं। चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इंशाल्लाह आपसे बातचीत रहेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमारा चलेगा अगले 30 दिन तक चलने वाला है। तो आप लोग इसी तरह कॉल करते रहें, अपना फीडबैक दें ताकि हम इसको और अच्छे से अच्छा बना सकें। ओके। और अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये चिकपीस मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं, तो ये मैं लास्ट मिनट पे डालूंगी, क्योंकि अगर अब मैंने अभी डाल दिए तो फिर ये बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। और इसको जब आप सर्व करेंगे तो किसी मज़ेदार सी ब्रेड के साथ सर्व करें। अच्छा, मोरक्को में जो रिवाज है वो ये है कि वो लोग खाने तो खाते ही हैं, लेकिन उनके यहाँ रोटी जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है, कुसकुस के अलावा। कुसकुस तो वो चावल की जगह यूज़ करते हैं, और रोटी जो है आप देखें वहाँ पे बहुत सारी बेकरीज़ होती हैं, और यूजुअली रोटी जो है ना लोग बाहर से लेते हैं। और वो जो हमारे अफ़गानी नान होते हैं उस तरह की रोटी भी वहाँ होती है। वहाँ फ्रेंच लोव्स भी होते हैं, वहाँ पे जो शीरमाल टाइप जो गोल गोल रोटियाँ बनती हैं वो भी वहाँ पे बनती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट ब्रेड्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो अगर आप इसको थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे, तो ब्रेड को आप इसके अंदर डिप करके खा सकते हैं। तो ये आपके लिए ना एक कंप्लीट मील हो जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि गोश्त को गलना है, दाल को भी गलना है, तो मैं इसमें पानी डाल के, जैसे सूप में होता है, पानी डाल के इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छा सा गलता रहे। और इस पर हम ढक्कन लगा देंगे, और जब ये अच्छा सा गल जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी ये जो टमाटो का प्योरे मैंने बना के रखा था, ये डालूँगी। इसके अंदर लेमन जूस जाएगा, इसके अंदर नमक जाएगा, और आखिर में इसके अंदर जाएंगे ये चिकपीस। और यहाँ पे मेरे पास पुदीना रखा हुआ है। मोरक्को में पुदीने का भी बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, जब तक ये हो रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ कि ब्रेड को थोड़ा सा टोस्ट करके रख लेती हूँ। तो इस चूल्हे पे मैं ऑन कर लेती हूँ इसको। और वही बात, आज की जो एक सोच है वो आप याद रखें कि हमेशा लोगों से वही वैसा ही सलूक करें जिसकी आप उनसे तवक्को रखते हैं। क्योंकि अगर कोई आपसे अच्छा सलूक नहीं करता तो आप सोचिए कि क्यों उसने आपके साथ बदतमीज़ी की या आपकी बात नहीं मानी।
तो शायद आपके ही कुछ हुस्न सलूक में ये कमी रह गई हो कि आप उसको कन्विंस नहीं कर सके कि अगर आप उसकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो वो भी आपकी इज़्ज़त करे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलती है, अनलेस कि कोई बहुत ही इग्नोरेंट कोई इंसान हो तो वो एक अलग बात है। बट यूजुअली मैंने ये देखा है आम ज़िंदगी में कि जब आप लोगों को इज़्ज़त से उनके साथ डील करते हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस चीज़ को आप हमेशा ख़्याल रखें इस चीज़ का कि लोगों से प्यार मोहब्बत से। और वही बात है रमज़ान की कि रमज़ान में आप जितना अच्छी अच्छी आदतें अपनाएंगे तो थ्रू आउट द ईयर वो आदतें आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट करेंगी और आपकी ज़िंदगी का, आपके कैरेक्टर का एक हिस्सा बन जाएंगी। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि हमें लोगों से क्यों मोहब्बत मिलती है या क्यों नहीं मिलती। और यहाँ पे मैं इसको टोस्ट करूँगी। अच्छा आप चाहें तो हल्का सा इस पर या तो बटर लगा के टोस्ट कर लें। मैं बटर की बड़ी दीवानी हूँ, मुझे बटर बहुत अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं असली घी, मैं असली घी भी घर में बनाती हूँ और बहुत आसान है वैसे वो बनाना। अगर आपको लगता है कि बाहर का असली घी आपको उसमें से हीक आती है या कोई और मसला है, आपको लगता है वो महंगा है कुछ है, तो घर में आप क्या करें कि कोई भी अच्छी क्वालिटी का बटर ले लें और उसको किसी भी हैवी बेस के पैन जो होते हैं उसमें डाल के आप उसको छोड़ दें हल्की आंच पे। उससे होगा क्या, पहले तो बटर मेल्ट होगा और फिर जो उसके मिल्क सॉलिड्स हैं, जो उसके अंदर दूध और पानी होता है, मक्खन के अंदर बहुत दूध और पानी होता है, तो इसीलिए उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है, तेल की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो। तो हल्की आंच पे जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसका दूध और मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो बैठ जाएंगे नीचे और ऊपर जो है ना घी आना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब वो मिल्क सॉलिड जो है वो हल्के से गोल्डन होने लगे तो आप उसको आराम से उतार लें और उसको छान लें। और बीच में दरमियान में आप ये काम करते रहेंगे उसके कि उसके ऊपर झाग आता है तो आप किसी भी चमचे की मदद से वो झाग जो है ना हटा के एक तरफ प्लेट में जमा करते रहें और फिर उसको टोस्ट पे लगाएं और फिर सहरी में या इफ्तार में जब भी आपका दिल चाहे तो आप खा लें। तो यहाँ पे हमारा हरीरा सूप जो है ये रेडी हो रहा है। इसको मैं धीमी आंच पे रख दूँगी ताकि ये अच्छा सा सिमर हो जाए, इसके फ्लेवर्स जितने हैं वो मिक्स हो जाएं। यहाँ पे ब्रेड जो है वो टोस्ट हो रही है एंड आई थिंक ब्रेक का भी वक्त हो गया है तो हम एक ब्रेक पे चले जाते हैं जब तक ये कुछ काम हो जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है क्या कमी रह गई। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कोई चीज़ जो आपसे किचन में सही नहीं बनती लेकिन आप चाहते हैं कि आप एक एक्सपर्ट की तरह बनाएं तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक दोस्तों। हम बना रहे हैं आज मोरक्को की एक डिश जिसका नाम है हरीरा। और हरीरा आप सूप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मेन डिश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्रेड की ज़रूरत होगी। ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लिया है। आप चाहें तो सजा भी सकते हैं ब्रेड को साथ में, या फिर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको आधा डिप करके इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं ताकि जो खाने वाला है उसको पता चल जाए कि अच्छा ये ब्रेड जो है इसको हमने डिप करके खाना है। और आप अक्सर देखते हैं कि अक्सर बूढ़े जो बीमार होते हैं या बूढ़े जिनके दांत वांत वो नहीं होते तो उनके लिए एक बहुत अच्छी डिश है ये कि वो क्योंकि इसका जो शोरबा है वो इतना ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है तो आप उनको रोटी डिप करा के इसके अंदर खिला सकते हैं। उसके अलावा मज़ा बहुत आएगा आपको ये बनाने में। अच्छा यहाँ पे तकरीबन गोश्त जो है वो गल रहा है क्योंकि छोटे छोटे पीसेस थे तो गोश्त गल रहा है। और मसूर की दाल जो है उसमें भी वो जो दाना बाकी रह जाता है ना वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने ढक दिया था। तो ढकने से ये होता है कि हीट रिटेन हो जाती है और आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ में पानी ज़्यादा हो गया उसको बहुत जल्दी खुश्क करना है आपको तो फिर उसका ढक्कन हटा दें। आप उसको किसी खुले मुंह के बर्तन में डाल दें ताकि उसको काफ़ी एयर मिले और हाई हीट पे उसको रखेंगे तो बहुत जल्दी पानी जो है उसका वो एवोपरेट हो जाएगा। अच्छा अब क्योंकि चीज़ें गल गई हैं तो उसमें मैं खट्टी चीज़ें ऐड कर रही हूँ जिसमें एक तो टमेटो प्योरे है तो ये हम डाल देंगे और इसके साथ
फ्रेश लेमन जूस की क्या बात है। फ्रेश लेमन जूस इसमें डालेंगे, उससे खाने की में ग़िज़ाइयत तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपको विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। ब्रेड को मैं यहाँ पे वेजेस में काट लेती हूँ इस तरह से। ये मैं इसके साथ सर्व कर दूँगी और फिर मैं देखूँगी कि एंड में क्या मुझे इसको ज़्यादा सजाना है या मुझे इसको सिंपल करना है। वैसे रमज़ान में मैं कहती हूँ कि आप जितना भी सिंपल रखेंगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो खूबसूरत भी लगेगी, टेम्पटिंग भी लगेंगी। ये टंग ट्विस्टर हो गया, टेम्पटिंग भी लगेंगी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब आप देखिएगा इसकी शक्ल बहुत अच्छी लगेगी और टमाटर से इसके अंदर एक नेचुरल स्वीटनेस, एक जायका और एक फ्रेशनेस आ जाएगी। तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें और हर चीज़ फ्रेश होनी चाहिए। बाज़ार से निकला हुआ जूस, जो लेमन जूस की बॉटल मिलती है, बिल्कुल आई विल नेवर रिकमेंड दैट, और बहुत बुरा उसका टेस्ट होता है। एक्चुअली उसको डालने से खाना ख़राब हो जाता है, तो एक तो वो ना डालें। टमेटो प्यूरे की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जो रेडीमेड मिलता है, या टमेटो पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उससे वो ताज़गी नहीं आती जो आनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, जाहिदा हैं शायद, मैं चिकपीज़ इसके अंदर डाल रही हूँ इस वक्त। जाहिदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा। वालेकुम अस्सलाम, शायद नहीं यकीनन जाहिदा हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बड़े ज़बरदस्त आप बना रही हैं। तो शायद मैं ये कहती कि कटिंग के हवाले से ना आप थोड़ा सा ये भी हम लोगों को बताएं। जैसे आलू के पकौड़े बनते हैं, ये प्याज के, तो कितने है ना थिक होने चाहिए आलू? वो मुझसे सही नहीं हो पाते, कितने कभी बहुत पतले हो जाते हैं। अच्छा, आलू के पकौड़े जो बनाते हैं ना, या कभी ज्यादा मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होने चाहिए, ये इसका जरूर बताइए। ठीक है, ओके। अच्छा, आजकल बाज़ार में एक स्लाइसर मिलता है जिसको मैंडोलिन कहते हैं। जापान से भी आता है ये, और पाकिस्तान में भी अब तो बनना शुरू हो गया, क्योंकि कुकिंग का इतना ट्रेंड हो गया है, लोग इतने शौक से कुकिंग करते हैं। तो उस तरह से फिर क्या होता है कि मार्केट में चीज़ें आ जाती हैं। तो स्लाइसर अगर आप ले लेंगी ना, तो उससे आप थिकनेस एडजस्ट कर सकती हैं आलू की। और दूसरी बात यह है कि आलू जितना भी पतला होगा ना, वो उतनी जल्दी उसका पकौड़ा बनेगा और उतना ही वो क्रिस्प बनेगा। तो कोशिश करें जितने पतले से पतले स्लाइसेस आप काट सकें। मैं यूजुअली स्लाइसर यूज़ करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, एंड आई होप कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जब आप कोई भी सब्ज़ी काटते हैं इसके लिए, पकौड़ों के लिए, तो कोशिश करें वो बहुत बारीक हो। तो जितनी बारीक वो सब्ज़ी होगी उतने क्रिस्प आपके पकौड़े बनेंगे। एंड आई थिंक आज सुबह मॉर्निंग शो में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था कि जितने बारीक आपकी सब्ज़ी कटी होगी उतने क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे। और ये आप देख रहे हैं कि अब मैं इसको हल्की आंच पे छोड़ दूँगी और ये सिमर होता रहेगा। और एंड ऑफ द डे क्या होगा कि इसके तमाम फ्लेवर्स आपस में आप मिक्स हो जाएंगे, बहुत टेंडर हो जाएगा और थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा। फिर इस में आखिर में मैं ये करूँगी कि मेरे पास फ्रेश मिंट रखा हुआ है यहाँ पे, उसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी और फिर उसको मैं डालूँगी इसमें जी। और अगर कोई पुदीने का पत्ता कोई ख़राब है तो आप अच्छा सा उसको देख लें। पुदीना की एक ख़ास बुराई जो है वो ये है कि ये बहुत पेरिशेबल है, यानी कि बहुत जल्दी जो है ना ये काला पड़ जाता है, बहुत जल्दी ये बासी होना, विल्ट होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप इसको लेके आएँ तो इसको फ़ौरन से धो के, क्योंकि रेत में उगता है, तो रेतीली चीज़ जो होती है वो रेत अगर मुंह में आ जाए खाने में, तो इसको बहुत एहतियात से आप धोएं। जो कोलेंडर्स आते हैं उसके अंदर आप इसको धो लें अच्छे से 2-3 बार, और फिर इसको निकाल के आप इसको टिश्यू में रैप करके और प्लास्टिक के जो बैग आते हैं, जिप लॉक्स आते हैं, उसके अंदर आप इसको संभाल के रख दें। और जब ज़रूरत हो तो खाने के अंदर आप चाहें तो डालें, या खाने के ऊपर से आप इसको गार्निश करें, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो इस शो में आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जो कि बेस्ड हैं बेसिकली मेरे अपने एक्सपीरियंस पे। आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ये कि हम आपको बता सकते हैं। और यहाँ पे ये मिंट जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको मैं रख दूँगी संभाल के। जब हमारी डिश रेडी हो जाएगी तो इसको गार्निश कर लेंगे। और चटनी की मेरे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, चाहें तो मैं अभी बता दूं या फिर ब्रेक के बाद। तो ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा, ब्रेक के बाद आएंगे तो होपफुली एक चटपटी मज़ेदार सी चटनी है जिसका नाम है हरीसा। तो हरीरा और हरीसा। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोरक्को के खानों की, और ये हरीरा सूप आप देख रहे हैं बहुत लजीज सा रेडी हो गया। अगर इसका क्लोज़अप दिखा दें तो बहुत अच्छे से फ्लेवर सारे मिक्स हो गए हैं एक दूसरे के साथ। और अब मैंने इसको डिश में निकाल लिया है एक बड़े से बोल में, और आप बस करेंगे क्या, आप ये जो हमने ब्रेड टोस्ट करके रखी थी इसको सेंटर में अरेंज करेंगे, और जो मोरक्को के फ्लेवर्स हैं यानी मिंट है उससे हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। और फिर आ जाते हैं अगली रेसिपी की जानिब जिसका नाम है हरीसा। और हरीरा और हरीसा कितना आपस में मिलते हैं। अच्छा, इसमें रेड बेल पेपर चाहिए जो मैंने पहले से ब्लेंड करके रख ली है, और ये मैं डाल दूँगी। और इसके साथ चिली पेस्ट जाएगा। बहुत स्पाइसी होता है ये सूप और बहुत मज़ेदार होता है। और ये सूप कह रही हूँ चटनी, अब वो सूप बनाया है ना तो सूप का ही जहन में रह गया है। और इसमें मैं डालूँगी कलर के लिए और जायके के लिए 1 अदद कटा हुआ टमाटर, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। और जो चटनी की सारनेस होनी चाहिए, जो उसकी खटास होनी चाहिए, वो या तो आती है लेमन जूस से या फिर वो आती है सिरके से। और सिरके में मैं आपसे कहूँगी कि फलों का सिरका जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, आप हमेशा उसका इस्तेमाल करें। और थोड़ी सी इसमें चीनी जाएगी, और बस इसको फिर मैं मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। और ये लजीज सी चटनी तैयार हो जाएगी। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो इसमें जा रही है वो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। अब देख लें आप लोगों की तरफ, मुझे भी थोड़ा सा रोज़ा लग रहा है। यहाँ पे लहसुन फ्राई मैंने किया है, तो लहसुन को जैतून के तेल में आप हल्का सा फ्राई करेंगे, और उस तेल को आप अलग से छोड़ेंगे नहीं, उसको आप चटनी के साथ शामिल कर लेंगे। और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और क्योंकि इसमें सिरका डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, रेडी सेट गो। और आप देख रहे हैं कलर कितना खूबसूरत है इसका। मुझे लग रहा है मेरी आस्तीन जो है इसका कलर जो है वो छुपा रही है। मेक श्योर कि बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए, और फिर किसी अच्छे से बोल में आप इसको निकाल लें। अगर शिमला मिर्च एक दाना आप उसका पीस बचा के उससे आप उसको हल्का सा फ्राई करके जैतून के तेल में ही उससे गार्निश कर सकते हैं आप। और ये चटनी जो है बहुत मज़ेदार है, बहुत स्पाइसी है। एंड आई थिंक आज जो आपकी चाहे आप इसको इफ्तार में इस्तेमाल करें, हरीरा सूप और ये हरीसा चटनी आई वुड सजेस्ट कि आप इफ्तार में पकौड़ों के साथ और किसी भी चीज़ के साथ खाएं। और हरीरा जो है ये आप सहरी में खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्या कहना चाहिए, कंफर्टिंग फूड है और बहुत अच्छा आपको फिलअप करेगा। अच्छा, इसके साथ अब हमने रूह अफ़ज़ा का एक गिफ्ट हैम्पर तो दे ही दिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं रूह अफ़ज़ा का एक आपको मज़ेदार सा ड्रिंक बनाना सिखा दूँ जो अक्सर हम बारिश के मौसम में पीते हैं। लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है कराची में, बट आई हर्ड के इस्लामाबाद में आज बारिश हो रही है, तो चलें इस्लामाबाद वालों के लिए ही हम बना देते हैं। लेकिन नहीं, आप कराची में रहते हुए ठंड को थोड़ा कम करने के लिए आप ये वाला ड्रिंक बना सकते हैं। और ये बहुत सिंपल है। मशरूब मशरक़ रूह अफ़ज़ा बहुत पुराना मेरे बचपन का साथी, और हम बड़े शौक़ से पीते थे। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, और ये बड़ा रिफ़्रेशिंग है क्योंकि इसमें जो हर्ब्स का इस्तेमाल है, जो फ्रूट का इस्तेमाल है, उससे ना सिर्फ इसकी शक्ल बहुत अच्छी है बल्कि ये खुश जायका भी बनता है। 1-2 बीज चले गए हैं, अगली बार मैं छान के बीज ये जो है ना नींबू का रस रखूँगी, ताकि फिर ऐन वक्त पे मसले ना हो। कोई साफ़ सुथरा चम्मच ले लें, उससे आप इसको अच्छा सा चला लें। आप अगर चाहते हैं कि आप रूह अफ़ज़ा को थोड़े दिन ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल अच्छा सा आप इसको अच्छा, इसमें अगर आइसिंग शुगर आप डालेंगे ना, ये भी एक इफ्तार है क्या कि कोई जल्दी से शरबत बनाना चाहे और चीनी घुलने का आपको इंतज़ार ना करना हो तो आप उसमें आइसिंग शुगर डाल दें। अब ये मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर भी डाल दी है, और ये मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया है। और इसको अगर आप चाहें तो एक लेमन के स्लाइस से गार्निश भी कर सकते हैं। एंड हियर वी गो। अब ये जो है तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत अच्छी आपसे बातें वो शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले आपने देखा हम झटपट बहुत जल्दी हरीरा सूप बना रहे थे और हरीसा चटनी भी बन रही थी, दोनों चीज़ें मोरक्को की थी। और अब बारी आ गई है हमारे उस खूबसूरत सेगमेंट की जिसका हम बहुत इंतज़ार करते हैं और हमारे हर दिल अजीज़ हकीम अब्दुल गफ़ार आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल की तरह आपको एक बार फिर वेलकम कहती हूँ मैं शो में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? खाना वाना अच्छा चल रहा है आजकल? असल में सहरी कहीं और, इफ्तारी कहीं और, तो अच्छा नहीं चल रहा लेकिन चल रहा है। हाँ नहीं, आज इफ्तार हम आपको कराने वाले हैं इस मराकश के सूप के साथ, तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और हकीम साहब, वैसे तो रमज़ान में हम खजूर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खजूर के अलावा एक और चीज़, एक फल है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, अरबी ममालिक में भी यूज़ होता है, हमारे यहाँ कम खाया जाता है, जिसका नाम है अंजीर। तो आज मैं चाहूँगी आप हमें बताएं कि अंजीर कितना अच्छा फल है और इसकी क्या इफ़ादियत है। देखिए, आपने जिस तरह फरमाया कि अरब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है अंजीर का, इसलिए कि वहाँ पर फ्रेश अंजीर बहुत होती है। हमारे यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में 90% लोगों ने अंजीर देखी, जो वो देखते हैं वो अंजीर ड्राइड होती है। सही। और ड्राइड ही नहीं होती बल्कि बीच में उसके रस्सी परोई हुई होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आमतौर पर। और स्लाइस्ड होती है। स्लाइस्ड होती है। और जो बहुत अच्छे स्टोर्स हैं उनमें आप देखें कि सेमी ड्राइड फिग मिलती है, जो थोड़ी नरम होती है और पूरी होती है, होल होती है, और वो छोटे से पैकेट्स में जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक। असल में अंजीर बुनियादी तौर पर एक बहुत खूबसूरत फल है। बिल्कुल। और उस फल को जब खोला जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे से दाने जैसे होते हैं। जी। और वो दाने सूखने के बावजूद बाकी रहते हैं। इसमें तकरीबन 92% पानी होता है। जब हम अंजीर आजकल हम जैसे पाकिस्तान में लेते हैं या मौसम के बग़ैर दुनिया में कहीं भी लेते हैं तो उसमें से पानी ड्राई कर दिया जाता है। अच्छा। और एवरेज मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो अंजीर होती है उसमें 92% पानी में से 86% पानी निकाल दिया जाता है। बिल्कुल ड्राई हो जाती है। बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो जो पहली दरख्वास्त मुझे लोगों से करनी है कि अगर आपको अंजीर इस्तेमाल करनी है तो उसको पानी के बग़ैर इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसलिए कि उसके अंदर जो ड्राइनेस आ जाती है वो ड्राइनेस उसके बेनिफिट्स को ख़त्म कर देती है। अगर आप उसके बेनिफिट्स के एतबार से ले रहे हैं तो सबसे पहली बात ये है कि रात को अंजीर गर्म पानी में डाल दीजिए, नॉर्मली 2 से 3, और अगर किसी दवाई मकदार के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर 5 सही दाने अंजीर के जो है वो गर्म पानी में रात को डालकर रख दें। सुबह नहार मुँह वो आप अंजीर खाइए, उसके ऊपर पानी पी लीजिए। अच्छा। और मेरी नज़र में बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप अंजीर खाइए, उसके ऊपर पानी पीजिए और साथ में दुरूद शरीफ का विर्द ज़रूर कीजिए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया ना उससे कब्ज़ होगा ना बवासीर। तो पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा है और ये पेट के अमराज को भी बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म कर देती है। इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में कुछ नुस्खे अर्ज़ करेंगे जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में अंजीर के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा आगा साहब, जैसे भी आपने बात की कि वो एक ड्राई अंजीर होती है जो पाकिस्तान में लोग देखते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फ़्रेश कैसी होती है, लेकिन एक ज़माने में मुझे याद है मेरे भाई की स्वात में पोस्टिंग थी तो उनके घर में एक दरख्त लगा हुआ था और उसमें से बिल्कुल पर्पल कलर की वो अंजीर उतरती थी। और मैं अमेरिका में जब रहती हूँ तो वहाँ कैलिफोर्निया में बहुत लगती है और ये अमेरिका की मार्केट में भी वो आती है, पर्पल कलर की होती है और बहुत ही मीठी होती है जब वो पक जाती है, लेकिन पेरिशेबल है, यानी कि बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकती है, तो उसको फ़ौरन उतरे दरख्त से और आप खा लें, है ना। असल बात ये है कि उसके निकलने के बाद, दरख्त से निकलने के बाद उसके अंदर फौरी तौर पर बैक्टीरिया आ जाता है, उसको आप तोड़ें उसी वक्त खा लें, बेहतरीन है। अदरवाइज उसको ड्राई इसीलिए किया जाता है कि उसके अंदर किसी किस्म का बैक्टीरिया ना आए। जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं, स्वाद और हमारा तमाम जो ऊपर का एरिया है उन तमाम में ये होती है। वहाँ के मुकामी लोग उसे फगवाड़ी कहते हैं। फगवाड़ी कहते हैं, अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो इसलिए वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक ये नेचुरल रेमेडी है।
अगर वो इसी तरह आप दरख्त से तोड़ कर इस्तेमाल करें तो फिर यकीनन कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, पेट के अमराज नहीं होंगे। और अगर इससे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बेहतर दवा हो सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई लोगों को। एंड आई एम श्योर कि आप आइंदा खाएंगे तो कोशिश करें कि फ़्रेश खाएं। और आई थिंक इस वक्त हमें ब्रेक का टाइम आ गया है क्योंकि अज़ान का वक्त होने वाला है, तो थोड़ी देर में अज़ान हो जाएगी, हम रोज़ा इफ्तार करेंगे, आप भी रोज़ा इफ्तार करें। उसके बाद आएंगे मज़ीद आगा साहब से अंजीर के फ़ायदे भी पूछेंगे, और कोई बात आप पूछना चाहते हैं हमें कॉल करें लाइव इस शो पे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आई होप कि आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया होगा। और रोज़ा इफ्तार करने से पहले हम बात कर रहे थे अंजीर की और अंजीर के फ़वाइद की, और आगा साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो यकीनन आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे इस हवाले से, तो अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये लाइव ट्रांसमिशन है और हम चाहते हैं कि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और अब हम चलते हैं, बहुत सारे वैसे तो सवालात होते हैं, लेकिन आगा साहब मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अंजीर हमारे निज़ाम हाज़मा जो हमारा है उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और क्या इसको खा के हम वज़न में भी कुछ कमी या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, हज़म के निज़ाम के बारे में या वज़न कम करने के बारे में हमारे यहाँ बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्सेप्ट। ठीक। बहुत सारे लोग, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि वो बहुत खाते हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ाते। जी, सही कह रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। ठीक। असल में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, अगर ये मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है, सही, आप कुछ भी खा लीजिए, सब कुछ हजम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ ये सेंस बड़ी कम है कि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है और आपका पेट बढ़ने लगा है तो भाई मेटाबॉलिक रेट ठीक करो। ठीक ठीक ठीक। ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल के लोगों के पास है। सही। पेट बड़ा हो रहा है, भूखे रहो। अब जब आप भूखे रहते हैं तो ओवरऑल लोअर एब्डोमेन में चिकनाई अल्लाह का निज़ाम जमा करता है। लिहाजा वो लोग जो भूखे रह कर के डाइटिंग करते हैं वो लोग आम तौर पर उनका पेट जो है वो बढ़ने लगता है और कामयाबी भी नहीं उनको मिलती। भूखे रह के तो आप कम कर ही नहीं सकते वज़न। बिल्कुल। अच्छा, अंजीर में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि इसके अंदर विटामिन भी हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात फाइबर बेइंतहा अपनी जगह पर। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ी ख़ास बात है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ साफ़ करनी हो और किसी सॉफ्ट से कपड़े से आपने साफ़ कर लिया, साफ़ हो जाएगा। सही। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ा यानी भारी किस्म का कोई लाएं और ला करके उसको आप साफ़ करें तो फ़र्श हमेशा ज़्यादा साफ़ होगा। ठीक ठीक ठीक। तो अंजीर में न सिर्फ ये कि फाइबर है बल्कि उसके जो छोटे छोटे से दाने हैं वो दरअसल हमारी आंतों को कंपैरेटिवली बेहतरी के साथ साफ़ करने के लिए अपना अमल पूरा करते हैं। आंतों की। अच्छा। लिहाजा वो लोग जिन लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से या आंतों के किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई मसला है और वो अंजीर का इस्तेमाल करें तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह जब हज़म के निज़ाम को हम ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हज़म के निज़ाम के साथ साथ गैसेस बेहतर हो जाएंगे। जिस्म के अंदर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजाइम्स है वो बेहतर हो जाएगी और फाइबर के ज़्यादा होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। हाँ, तो अपने हज़म के निज़ाम को रिवाइव करने के लिए अंजीर एक बेहतरीन दवा है। अब मैं बहुत छोटा था शायद, और तो मैं अपने एक उस्ताद के पास गया और जाकर के मैंने उनसे पूछा कि सर अदरक तो मतलब हम सुनते हैं कि अदरक जो है वो गैसेस भी दूर कर देती है, हम ये पढ़ते हैं कि अदरक जो है वो खांसी के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो कैसे करें?
उन्होंने मुझे बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, अदरक को अगर तुम मुलेठी के साथ मिला दोगे तो वो मुलेठी उस अदरक में खांसी को ठीक करने के जो अवामिल हैं उसको बेहतर कर देगी। अच्छा। अगर तुम अदरक में पुदीना, सौंफ और कहीं लीमू डाल दो तो वो हजम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए काम करेगी। अच्छा, तो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन। हाँ। तो कॉम्बिनेशन हम क्यों बना रहे हैं, दरअसल ये है बुनियादी बात। राइट। अगर अंजीर आप खा रहे हैं तो आप अंजीर क्यों खा रहे हैं? अंजीर पेट निज़ाम बेहतर करने के लिए। ओके, अंजीर को फिर ऐसा करें कि पानी के बजाय आप अदरक का पानी ले लें, अदरक को कुचलकर उसको पानी को बॉईल कर लें। उस बॉइल्ड अदरक के पानी में आप अंजीर रात को डाल दें और सुबह अंजीर खा करके वो पानी पी लें। वो अदरक का पानी जो है वो कंपैरेटिवली न सिर्फ आपके हजम के निज़ाम को ठीक करेगा बल्कि हजम के निज़ाम में पैदा होने वाली गैसेस को भी ठीक कर देगा। वाह, क्या बात है, वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो बेसिकली इज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग कि अदरक अच्छा है मगर अंजीर का अगर इस चीज़ के साथ मिलाएंगे तो ये फ़ायदा होगा, किसी और चीज़ के साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। अच्छा, जो अंजीर में छोटे छोटे दाने होते हैं, मुझे याद है बचपन में हमारे घर भी ये अंजीर रस्सी वाली आया करती थी। कोयटा में मैं पली बड़ी हूँ, तो मुझे बड़े अच्छे लगते, वो मुंह में आते थे, टक टक होता था तो वो बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका इतना फ़ायदा है कि वो आंतों को भी साफ़ कर देते हैं, है ना? आंतों को इतना साफ़ करते हैं कि अगर किसी किस्म के जरासीम, हमारे यहाँ आजकल बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है एच पायलोरी का। अच्छा। एच पायलोरी के लिए हम लोग बहुत सारी दवाएं देते हैं, पेचिश की दवाएं देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, 10 दिन तक देते हैं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम वही खड़ा हो जाता है। तो अगर इस तरह अदरक के पानी में अंजीर डालकर वो लोग जिनको एच पायलोरी है वो लोग इस्तेमाल करें तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनका मैदा खाली हो। अच्छा। अब खाना खाने के बाद अगर आप पिएंगे तो फिर उसका वो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ। अगर फर्ज करें कि आप रात का खाना खा रहे हैं और आपने एक नॉर्मल सी खाना खाया है तो आमतौर पर 2 से लेकर 2.5 घंटे में उमूमन हमारा मैदा खाली हो जाता है। अच्छा। वो लोग जो इस तरह रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो इसको बनाकर रखें, खाना ज़रा अर्ली ले लें। अच्छा। और 2 घंटे, 2.25 घंटे के बाद फिर अंजीर का ये कॉम्बिनेशन अदरक के पानी के साथ इस्तेमाल करें तो उनके हज़म के निज़ाम बेहतर हो जाएगा, उनके गैसेस का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगा और पाइल्स अगर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये शिकायतें होती हैं। और अंजीर वैसे मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा फल लगता है और क्योंकि मैं ज़्यादातर फ्रेश खाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आगे साहब, मैं जैसे ये वज़न कम करने की बात हम कर रहे थे तो अक्सर ये होता है कि मैं खाना वाना स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो फ्रूट की क्वांटिटी और उसमें अंजीर जो फ्रेश आती है मैं वो रख लेती हूँ डाइनिंग टेबल पे और आते जाते काम करती रहती हूँ और अंजीर खाती रहती हूँ। आप यकीन करें मेरा शुगर का लेवल भी उससे बड़ा बैलेंस रहता है क्योंकि मीठी होती है, बड़ी मज़ेदार होती है वो। और मुझे लगता है कि वो जो भूख वाली कैफियत है मेरी वो नहीं रहती, मुझे लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है। यस, है ना? लेकिन अब मैं अफसर करूँ, ये तमाम चीज़ें जो लोग फ्रूट्स के हवाले से करते हैं, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वो ये कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। 100 ग्राम अंजीर में तकरीबन 76 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, तो यानी 2 अंजीर अगर हमने खा ली नहीं, 100 ग्राम में तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर फ्रेश अगर होंगी तो शायद 4-5 आ जाएंगी। बस फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को अंजीर मिलती है तो आप लोग खाएं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर स्वाद में इतनी अंजीर होती है फ्रेश तो हमारे पास फिर वो रस्सी में बंधी हुई क्यों आती है, उसको मार्केट में फ्रेश आना चाहिए। इसी बात पर आगे साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन है तिब्बे नबी के हवाले से आप पूछ सकते हैं। हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही मज़ेदार सा फल, बहुत ही फ़ायदेमंद फल जिसका नाम है अंजीर। और मैं ये कह रही थी, आगा साहब से पूछ रही थी कि जब स्वात में और वहाँ जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे जब अंजीर फ्रेश मिलती है तो हमारे पास कराची में वो रस्सी में बंधी हुई क्यों आती है। अच्छा आगा साहब, अंजीर वाकई एक बहुत मज़ेदार फल तो है ही, मगर फ़ायदेमंद जैसे आपने बताया कि इसके कई फ़ायदे हैं। एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है कि क्या अंजीर दिल की बीमारियों को भी रफ़ा करता है, उससे बचाता है हमें? देखिए, मैंने अभी अर्ज़ की कि अदरक के पानी में अगर अंजीर डाल के ली जाए तो वो पेट के निज़ाम को भी ठीक करती है, और अंजीर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो हमारे जिस्म आंतों में जो गंदगी है उन तमाम चीज़ों को निकाल देते हैं। उसके साथ जो एक हल्की सी लेयर ऊपर आ जाती है और वो लेयर जो है उन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, उस लेयर को भी साफ़ कर देती है। तो जब ये क्लीनिंग होती है तो हमारे जिस्म में इस बात की सलाहियत होती है कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अलग अलग कर सकें। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में कुछ HDL है और कुछ LDL है। बिल्कुल सही। HDL को ज़्यादा होना चाहिए जो अच्छा है, LDL को कम होना चाहिए इससे कि ख़राब है। सही। मैं मतलब लोगों की मालूमात के लिए एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है और ये दिल के अमराज से बचाने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। अच्छा। और क्योंकि ये हाई डेंसिटी है इसको हाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जिसको लो होना चाहिए इससे कि वो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात। तो LDL हमेशा लो कीजिए, HDL हमेशा हाई कीजिए। ठीक है। हमारे पास एक कॉलर है सबा, वो आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम। रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी ढेर सारा रमज़ान मुबारक। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आप भी और सरागा भी। इस टाइम में हमारे लिए इतनी अवेयरनेस देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, आप लोग हैं इस काबिल कि हम आपके लिए मेहनत करें। क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, ऐसे है कि मेरे एक भाई हैं, छोटे जहनी नॉर्मल जैसे स्पेशल बच्चे होते हैं। ठीक है। और उनको ना मतलब लम्स में प्रॉब्लम रहता है, यानी कि उन्हें हमें ना नेबुलाइज देना पड़ती है, जो शानदार देना पड़ता है। हम चाहते हैं कि कोई मतलब कोई सिंपल कोई ऐसी चीज़ हो जो कि भाई को नेबुलाइज ना दी जाए और हम उन्हें ना इस तरीके से वो चीज़ दे सकें। सेकंड मेरा ये सवाल है कि जैसे हम लोगों को पेन रहती है कहीं भी सर में या कहीं भी, हम लोगों को पेन किलर खाना पड़ती है। ठीक। कोई भी किसी भी किस्म की कुछ ऐसा कोई टोटका हो जो कि हमें पेन किलर ना खाना पड़े। और जब मैं फ़ोन रखती हूँ तो तब आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी बिल्कुल, क्विकली हम आप देखें टीवी, आगा साहब आपको जवाब देंगे इस बात का। देखिए, जब हम उस बच्चे की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता जी, अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं कर सकता, मैं एक नुस्खा बताना चाहता हूँ। उस नुस्खे को अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि उसे बार बार नेबुलाइज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, नेबुलाइज करने की जो बुनियाद है वो ये है कि पोस्ट सेलुलर ड्रिपिंग होती है, PND। ठीक है। और ये PND उन लोगों को होता है जिनकी नाक में गोश्त बढ़ा हुआ होता है, किसी किस्म का पॉलिप होता है। और ये पॉलिप इसलिए होता है कि हम नज़ले को रोकने के लिए एलर्जी की गोलियां खिलाते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि मेरी समझ में नहीं आता कि जहाँ पर पोल्यूशन फ्री एरिया है वहाँ पर जो एलर्जी होती है और उसका नज़ला होता है, उसके मुकाबले में मैं मुल्तान में और कराची में और पोलैंड वाले इस्लामाबाद में मैं वही चीज़ वहाँ अप्लाई कर रहा होता हूँ। सही सही। उससे मसाइल पैदा होते हैं। सही। अच्छा, अगर पॉलिश बढ़ जाए नाक में तो पोस्टल ड्रिपिंग हो रही होती है और वो हमारी सांस की नाली में जाती है। अच्छा, सांस की नाली में जब जाएगी तो अल्लाह का निज़ाम खांसी के ज़रिए सांस की नाली को साफ़ करने की कोशिश करेगा। ठीक। जब खांसी को रोकने का आप शरबत पिलाएंगे तो फिर आपको नेबुलाइज करके साफ़ करना पड़ेगा। ये तो बड़ा मेरी जो दरख्वास्त है अंजीर के हवाले से वो ये है कि अंजीर के टुकड़े कीजिए जी, उसको शहद में डाल दीजिए। ठीक है। और उसके साथ थोड़ा सा, यानी अगर फर्ज करें कि अंजीर आप ले रहे हैं 50 ग्राम, ठीक है, तो शहद दीजिए 100 ग्राम, ठीक है, और इसमें 25 ग्राम और मुलेठी का पाउडर ऐड कर दीजिए। अच्छा, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ये रोज़ाना 1 चमचा खाकर गर्म पानी या अदरक का पानी, ठीक है,
चाय की तरह। अच्छा, ये अगर आप पी लें तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चेस्ट क्लियर होना शुरू होगा और उससे मसाइल इंशाअल्लाह बहुत बेहतर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। और अगर साहब जो आजकल ये हर दूसरे शख्स से सुनने में आता है कि फ़लाँ को कैंसर है, ये है, तो क्या अंजीर का कुछ इलाज अंजीर से हो सकता है कैंसर का, या प्रिवेंशन हो सकती है? मैं आपसे करूँ, अभी जो मैं बात कर रहा था, हम अदरक के हवाले से बात कर रहे थे और आपने दिल का हवाला भी दिया था। मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि अगर इस दवा को मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन दिल पर जो प्रेशर आता है वो कम होता है, इसलिए कि अंजीर में जो विटामिन हैं और इसको प्यूरिफाई करने की, साफ़ करने की जो सलाहियत है, ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का एक सबब बन सकती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, दिल पर दबाव भी कम होगा, और अगर फ़र्ज़ करें कि हम गैसेस का इज्तिमा अपने जिस्म में ना होने दें, हज़म के निज़ाम को ठीक रखें, तो ऑटोमेटिकली दिल पर दबाव कम हो जाएगा। अच्छा, एक कॉल है, फैसल हैं कराची में, कराची से। अस्सलाम वालेकुम फैसल, रावलपिंडी से फैसल जी। फैसल कैसे हैं आप, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और फिर आगा साहब से क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया है। मैं असल में डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं शुगर का मरीज हूँ 1 नंबर। तो दूसरा जोड़ों के दर्द के लिए भी, तो डॉक्टर साहब को मुफीद मशवरा मुझे दें तो जो है ना इसके लिए मेरे बेहतर हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे ये बताइए, शुगर आप कैसे कंट्रोल करते हैं? डॉक्टर साहब मैं शुगर इंसुलिन लगा रहा हूँ तकरीबन 4-5 साल। अच्छा, आपने एवरेज शुगर लेवल कब किया, टेस्ट कब किया? जी टेस्ट कब किया? जी डॉक्टर साहब मैं तकरीबन 6 साल से, ये 4 साल से तकरीबन इंसुलिन इस्तेमाल कर। आखिरी टेस्ट कब किया आपने? डॉक्टर साहब मुझे समझ नहीं आई। आपने टेस्ट जो किया था पिछले दिनों, वो कब किया था? 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले? जी डॉक्टर साहब टेस्ट तो मैंने आज भी किया, खुद चेक करता हूँ, मशीन रखी हुई है मैंने ना। अच्छा, तो आज कितना आया था? 176 थी। 170 रैंडम थी या फास्टिंग? फास्टिंग। ठीक, थैंक यू। अभी मैं आपसे तफसील से अर्ज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा है ये फास्टिंग में 176 डॉक्टर साहब? मैं दरअसल जो बात कह रहा था ना कि आपने टेस्ट कब करवाया, इंसुलिन पेशेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको अपना आधा डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये सही बात है। बात ये है कि मैं एक ऐसी महफिल में बैठा हूँ जहाँ पर तकल्लुफ़न या जबरन मैं कोई ना कोई चीज़ मीठी खा लेता हूँ। बिल्कुल सही। मैंने दही बड़े खाए, इस दही बड़े की दही में चीनी थी। अच्छा। मैंने मजबूरन ज़रूरतन मैंने खा लिया, अब मेरा शुगर लेवल ऊपर चला गया। ठीक है। मेरी इंसुलिन की डोज कितनी होनी चाहिए? मैंने दही बड़े नहीं खाए, मैंने सिर्फ छोले खाए और पानी पिया, तो मेरे जिस्म में जो चीनी थी वो नहीं गई। ठीक। अब मेरा शुगर लेवल कितना है, मेरी इंसुलिन कितनी होनी चाहिए? Exactly. एक दिन मेरा दिल चाह रहा है बेसन की रोटी खाने के लिए, मैंने बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी बड़ी मज़ेदार बना करके खा लिया। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सही। एक दिन मैं बिरयानी भी मैंने खाई, उसके साथ दिल चाहा मैंने जर्दा भी खा लिया। चावलों में वैसे इतनी शुगर। तो अब मुझे बताइए कि उस वक्त इंसुलिन कितनी लेनी चाहिए? बिल्कुल सही सही। मेरी दरख्वास्त ये कि डॉक्टर साहब का लिखा हुआ नुस्खा बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल, लेकिन डेली बेसिस पर अपनी इंसुलिन की मैनेजमेंट ये जो शुगर का पेशेंट है उसकी जिम्मेदारी है, उसको वैसे ही पूरा करना चाहिए। ठीक ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं मालूम कि इस बात में क्यों लोगों को ज़िद है कि अपनी नाफ के 4 इंच इधर और 4 इंच इधर सिर्फ यहीं पर इंसुलिन लगाओ। ये मुझे नहीं समझ में आई। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अपनी किसी एलोपैथिक किताब से कोई शख्स प्रूव करके दे, लिखा हुआ बता दे कि यहाँ इंसुलिन लगानी चाहिए। ठीक है ठीक है। इंसुलिन लगाने के लिए ज़रूरी है, उसमें लिखा है सबकुटेनियस। अच्छा, सबकुटेनियस कहीं भी लगा सकते हैं आप? ज़ेरे जिल्द, भाई ज़ेरे जिल्द लिखा हुआ है, आप ज़ेरे जिल्द लगा लीजिए। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और इसकी डोजेज का एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपको उसूल देने के हकदार हैं, डॉक्टर साहब आपकी डोज सेलेक्ट करने के हकदार नहीं हैं। अच्छा ठीक है। ताहिर साहब की कॉल है, उनकी कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर जी, कहिए। मैं हकीम साहब से पूछना चाह रहा था
वालेकुम सलाम। आपका मैं टीवी पे बड़े शौक से प्रोग्राम देखता हूँ और बड़ी खुशी होती है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी और सेहत दे। और हकीम साहब मुझे एक प्रॉब्लम है काफ़ी सालों से कि मुझे केमिकल एलर्जी की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से ये होता है कि मैं अगर कोई भी मिनरल वाटर पी लूँ, पैकेट का दूध पी लूँ, कुछ भी, मेरा बीपी एकदम शूटअप हो जाता है। ठीक। और इसमें ये भी है कि मेरा बेटे का इशू है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैं अंग्रेजी दवा वगैरह बहुत कम खाता हूँ। अच्छा, अपने को रखा हुआ है और मेरे टेस्ट माशाल्लाह सारे ठीक हैं। ठीक है, ठीक है। ब्रेक के बाद इस बात आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको आगा साहब डेफिनेटली बताएंगे। उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आप और क्वेश्चन तैयार रखें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने कॉलर से और उनके एक दो क्वेश्चन थे। आगा साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो आगा साहब पहले उनके सवाल का जवाब दे दें। हमारे कॉलर से जो पिंडी से बात कर रहे डायबिटीज़ वाले, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि एक तो मैनेजमेंट ऑफ इंसुलिन ठीक कीजिए, इसलिए कि इंसुलिन लगाते वक्त 175 फास्टिंग का होना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, बहुत ख़राब गलत बात है। इंसुलिन की मैनेजमेंट बेहतर कीजिए। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक कीजिए। अपने डॉक्टर को बार बार कांटेक्ट कीजिए, उससे विजिट कीजिए, ताकि आपका डॉक्टर आपको तमाम चीज़ों के लिए बेहतर गाइडेंस दे सके। सही। इस तरह के लिए मैं इंसुलिन तो लगा रहा हूँ, क्या है ये गलत बात है। केयरलेसनेस हो गई इसमें बहुत। टेस्ट करवाइए, टेस्ट की बुनियाद पर इंसुलिन लगाइए। जब तक कि आप टेस्ट की बुनियाद पर इंसुलिन नहीं लगाएंगे, इस डोजेज का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके गुर्दे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो बहुत एहतियात वार्निंग के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरे ताहिर साहब ने फरमाया था कि हर चीज़ से एलर्जी है, जी बिल्कुल, ब्लड प्रेशर है। एलर्जी को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं बहुत छोटी सी एक दवा का नाम बता रहा हूँ। उस दवा का नाम है उन्नाब। उन्नाब जो है ये कहलाते हैं ज़ाइफस जोजोबे। अच्छा। और आजकल आप देखें कॉस्मेटिक्स में जोजोबे का लफ्ज़ जो है बड़ा कॉमन हो गया है। जोजोबे ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जोजोबे का काम जो है वो ब्लड प्यूरिफिकेशन। ठीक। अगर आप रात को 8 से 10 दाने उन्नाब के पानी में बॉईल करके रख दें और सुबह नहार मुँह छान करके सिर्फ पानी पीना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म की एलर्जीज़ कम हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपके सारे मसाइल बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक। पहली बात। दूसरी बात ये कि एक दूसरी दवा मैं बता रहा हूँ, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी दवा है और क्योंकि इसमें बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ताहिर साहब इससे फ़ायदा ना उठा सकें। इंशाल्लाह उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है। पहली दवा है उसका नाम है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा। दूसरी दवा है उसका नाम है सौंफ। वाह, हम सब खानों में इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सी चीज़ें। ज़ीरा, सौंफ। और तीसरी दवा है उसका नाम है असरौल बूटी। अच्छा। उसको छोटी चंदन भी कहते हैं। अच्छा, छोटी चंदन। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको आप बारीक पीस लीजिए। ठीक है। 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा, 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम असरौल बूटी। इसको बिल्कुल बारीक पीस कर रखिए। 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी भर करके सुबह और शाम आप खाना शुरू कीजिए। अगर ये दवा आपको सूट कर गई तो इंशाल्लाह ताला आपको जो ब्लड प्रेशर का मसला है वो इंशाल्लाह नहीं होगा। उन्नाब का शरबत पी लीजिए, उससे आपकी एलर्जी इंशाल्लाह ज़रूर ठीक होगी। खून आपका साफ़ हो जाएगा। हमारे पास कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समिया कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी कहिए, क्या सवाल? जी मेरे ना 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को नेबुलाइज करना पड़ता है और बार बार करना पड़ता है। कोई चीज़ वो खा नहीं सकते। फर्ज करो केला खा लिया तो बीमार हो जाते हैं, चावल खा लिए तो बीमार हो जाते हैं, माल्टा खा लें तो बीमार हो जाते हैं। यानी कितनी परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको बता। अच्छा बेटे एक बात बताइए, आप एंटीबायोटिक तो नहीं देती बच्चों को? जी जब बहुत तेज बुखार आता है तो डॉक्टर देते हैं।
यही तो मसला बना हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 2020 के बाद पूरी दुनिया से एंटीबायोटिक ख़त्म होने वाली है। और अल्लाह करे ऐसा हो, हम तो खुद तंग आ गए हैं। बीबी अगर वो बंद हो जाएगी तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरी दरख्वास्त ये है कि बच्चों की नॉर्मल रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कीजिए। इस तरह एंटीबायोटिक डिपेंडेंट पेशेंट बना देना, और थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस अगर अब आ गई तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे? जी बिल्कुल। जो हमारे जो रीडिंग्स हैं, जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं, वो ये कहती हैं कि 2025 में जब अफ्रीका से भी हम एंटीबायोटिक WHO के मुताबिक ख़त्म कर दी जाएगी, तो उसके बाद 1 महीने में इतने बच्चे मरेंगे जितने लोग पहली जंग अज़ीम में मरे थे। तो बहुत और अभी से हमको इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि हम बच्चों की रेजिस्टेंस को बेहतर करें, इसलिए कि थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस अगर एक मरतबा आ जाए तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक छोटी सी एक जो मिनट मुझे दीजिएगा, एक नुस्खा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को बाकायदा एलर्जी रहती है, पोस्टल ड्रिपिंग होती है और उन लोगों को दमा हो जाता है, सांस हो जाती है, उन लोगों के लिए नुस्खा अर्ज़ करता हूँ। 1 चम्मच नमक ले लीजिए, बड़ा वाला, और देखिए लाहौरी यानी मिनरल वाला नमक हो, पहाड़ी नमक हो तो ज़्यादा अच्छा है। 1 चम्मच नमक लीजिए, 15 लौंगे लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए, इन तीनों को मिला करके खूब अच्छी तरह उबालिए। मलमल के कपड़े से इसको छान लीजिए ताकि कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए। छानने के बाद उस पानी से नाक साफ़ करें, वुज़ू की तरह नाक में पानी लेकर नाक साफ़ करें, गरारे करें, मिसवाक करके सो जाएं, 40 दिन कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये तमाम एलर्जी अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगी। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपने बात बताई, और ये इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये नेज़ल ड्रिपिंग की शिकायत है और वो सलाइन वाटर जो है उसी से वो हर रोज़ रिंस करते हैं बाकायदा। डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने हमारे साथ रोज़ा इफ्तार किया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। और टाइम का वाकई आपके साथ बिल्कुल पता नहीं चला, हमारे कॉलर्स भी मसरूफ़ थे और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी कॉल्स रह गई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे इस ट्रांसमिशन में डॉक्टर साहब हकीम साहब आते रहेंगे और आप आइंदा भी कॉल कीजिएगा। और आज हमने बहुत मज़ेदार सी डिशेस भी बनाई, मोरक्को की डिशेस आपके साथ शेयर की। आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे, हमें फ़ीडबैक देंगे, और कल सेम टाइम सेम प्लेस आपसे दोबारा मिलते एक नई डिश के साथ, कुछ नई और अच्छी बातों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम दोनों को दें इजाज़त। मिलते हैं कल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।